हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो हम लोग आपको पता ही है क्या कर रहे हैं। CHSL 2022 का जो प्री का एग्जाम हुआ है मार्च में, हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं पूरा। ठीक है, जिसके मैं आपको 4 पार्ट्स ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जिसके अंदर हमने स्पॉटिंग एरर्स के 2 पार्ट्स पढ़े और सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स के 2 पार्ट्स पढ़े। जो हमने 40 क्वेश्चन तक पढ़ लिया हमने सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो 41 से आगे जितने भी क्वेश्चन है आज मैं सारे के सारे आपको खत्म करा दूंगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने पिछली 4 वीडियोस नहीं देखी है CHSL की, तो पहले आप वो देख लो। ठीक है, मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप चैनल पे जाओगे प्लेलिस्ट में आपको वहां पर CHSL 2022 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वहां से आप प्रीवियस चारों वीडियोस को देखो, अच्छे से चीजों को नोट करो, क्योंकि वो सिर्फ 4 वीडियोस नहीं है, वो उसमें आपको इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको इतनी नॉलेज, इतने सारे रूल्स, इतने सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे जितना आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो आप अच्छे से आप क्या करो, चारों वीडियोस को देखो, उसके बाद आप इस वाली वीडियो को देखना अगर आप नए हो। लेकिन अगर आप चैनल से लगातार जुड़े हो, अगर आप डेली वीडियोस को देख रहे हो, तो फिर आप डायरेक्ट यहां से देखना शुरू कर सकते हो और आपको चीजें समझ में आएंगी जो मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़े, चलो देखो। देवर नॉट, ये क्वेश्चन दे रखा है, इंप्रूव करना है आपको इस वाले पार्ट को। देवर नॉट, देखो वरंट का मतलब क्या है, देवर नॉट, देवर नॉट। अब आप अच्छे से जानते हो कि भाई वॉज वर में, वर्ब में एस तो कभी आता नहीं है। वॉज वर के साथ आपको मैंने बता रखा है प्रीवियस वीडियोस में, मैंने इसीलिए कहा कि जाओ एक बार पहले प्रीवियस वीडियोस को देख कर आओ। या तो वॉज वर के साथ V1 ING आता है, या तो V3 आता है। V1 ING आता है जब एक्टिव की बात करें हम, और V3 आता है जब पैसिव की बात करें हम। ठीक है, एक्टिव और पैसिव। अब आप अच्छे से जानते हो कि देखो ये वर नॉट है, तो यहाँ पर SES तो नहीं आएगा, यानी कि इसमें एरर तो है, इंप्रूव तो आपको करना है, मतलब ये इसका आंसर नहीं हो सकता। अब आप अच्छे से जानते हो कि देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखा है, तो ये भी नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने क्या बताया, या तो V1 में ING हो या तो V3 हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ V1 है, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। मैंने कहा था कि आप एलिमिनेट करोगे तो चीजें आसान हो जाती है। अब देखो, अलाउड और अलाउड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दोनों ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब इन दोनों में से आपको निकालना आपका आंसर कौन सा है, तो आप कहोगे सर ये तो दिक्कत हो गई क्योंकि दोनों ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो मैंने आपको क्या बता रखा, अभी टू के बाद हमेशा क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। देखो टू टुक, टुक क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो गलत हो गया, टू टेक सही हो गया, बस खत्म। टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, उड़ाना है क्वेश्चंस को ऐसे करके। आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है, अगर आपको रूल्स पता है, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो, तो आपको मैंने बता रखा कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करो और चुटकी बजाते आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और मैंने क्या बताया था कि एग्जाम में जाओगे तो धुआं धुआं कर दोगे। ठीक है, एग्जाम हॉल को उड़ा के आओगे, पूरे एग्जाम हॉल को। तो अच्छे से पढ़ते रहो और कॉन्सेप्ट को नोट करते रहो, इंपॉर्टेंट है नोट करना। ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 42। देखो, द पैलेस, पैलेस का मतलब क्या होता है, महल। ठीक है, द पैलेस वॉज इन टर्मोइल, जो पैलेस था वो पूरा टर्मोइल में, मतलब पूरा अशांत हो गया, बिकॉज क्योंकि शिखंडी, शिखंडी कोई व्यक्ति होगा, हैड रिटर्न। आप अच्छे से जानते हो, मैंने आपको बता रखा है कि हैज के बाद, हैव के बाद और हैड के बाद अपन क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यहां पर देखो रिटर्न है, तो उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देने का, खत्म, रिटर्न। ठीक है, हैड रिटर्न, ढूंढ लो किसमें, हैड रिटर्न, ये रहा आपका आंसर। अब आप कहोगे सर यहाँ पर भी तो देखो हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये भी तो आंसर हो सकता है। लेकिन मेरे भाई देखो यहाँ पर वॉज है, यानी कि बात पास्ट की हो रही है ना, और हैव किस में आता है, प्रेजेंट में आता है, इसलिए यहाँ पर ये आंसर है हैड रिटर्न। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। देखो, आई कांट कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्क, मैं अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता, बिकॉज क्योंकि आई एम थिंकिंग ऑफ। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ऑफ, इस ऑफ का मतलब बताओ जरा मुझे। इस ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को किसी चीज से सेपरेट कर देना, ये बेसिकली सेपरेशन को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं ना कि स्विच ऑफ, क्या बोलते हैं, स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट। तो वहां पर आप ध्यान देना, ये वाला ऑफ आता है, डबल एफ वाला, क्यों, क्योंकि ऑफ का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, लाइट से इलेक्ट्रिसिटी को सेपरेट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, लाइट से इलेक्ट्रिसिटी को सेपरेट कर रहे हैं ना, इसलिए वहां पर ऑफ लगाते हैं, क्योंकि ऑफ का मतलब क्या होता है, सेपरेट होना। जैसे कि ही फेल ऑफ हिज साइकिल, बोलते हैं ना, ही फेल ऑफ हिज बाइक, ऐसे लिखते हैं, फेल ऑफ हिज बाइक। तो ऑफ क्यों लगाया मैंने, क्योंकि जब वो गिरा बाइक से, तो बाइक से वो सेपरेट हो गया ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऑफ लगाया। यहाँ पर ऑफ मतलब ये वाला ऑफ गलत हो जाएगा, इस वाले ऑफ का मतलब होता है का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आई कांट कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्क, मैं अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता, बिकॉज क्योंकि आई एम थिंकिंग ऑफ, क्योंकि मैं सोच रहा हूं ऑफ दैट ब्यूटीफुल सीन, मैं उस ब्यूटीफुल सीन के बारे में सोच रहा हूं। यही तो बोलते हो ना आपकी, मैं उस ब्यूटीफुल सीन के बारे में। तो यहाँ पर कहीं पर भी सेपरेशन वाली टोन तो आ नहीं रही, किसी चीज को सेपरेट करने की बात तो हम कर नहीं रहे, तो यहाँ पर ऑफ नहीं आएगा। बाकी ये तो ठीक है, देखो आई के साथ एम आता है और आई एम थिंकिंग, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये तो ठीक है। बस यहाँ पर करना क्या, के बारे में को क्या बोलते हैं, अबाउट बोलते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या। आई वॉज थिंक ऑफ तो नहीं होगा क्योंकि वॉज वर्ब के साथ V1 ING आएगा। एम थिंकिंग अबाउट ये हो सकता है, इज तो नहीं आएगा क्योंकि आई है, और इंप्रूवमेंट तो होगा क्योंकि ऑफ नहीं आएगा। तो एलिमिनेट करके भी कर सकते थे, कैसे, आपको पता है कि इसमें गड़बड़ है क्योंकि ऑफ नहीं आएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि गड़बड़ है। ये नहीं हो सकता क्योंकि आई के साथ इज नहीं आएगा, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि वॉज वर्ब के साथ सीधा V1 नहीं आता।
आपको अच्छे से पता है। तो एक ही आंसर बच जाता है आपका ऑप्शन बी। एलिमिनेट करके चीजें जो है ना वो आसान हो जाती हैं आपके लिए, आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता, आप बस ऑप्शंस को देखते जाओ, अपने आप ही पता लगता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एलिमिनेशन के सहारे चले जाओ। कल आपको कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, मतलब परसों की वीडियो में मैंने बताया था ईदर ऑफ या नीदर ऑफ के बारे में। एक बार भाई प्रीवियस वीडियो जाके देख लो प्लीज, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट इस पे आए हो तो आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, प्रीवियस वीडियो जाके देखो। ईदर ऑफ नीदर ऑफ के बाद जो नाउन होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए वो प्लूरल होता है, ठीक है। नाउन क्या होता है? प्लूरल। लेकिन बाकी जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, या आपका वर्ब है, या जो आपका प्रोनाउन है, या जो आपका एडजेक्टिव है, वो हमेशा क्या होना चाहिए? सिंगुलर। याद रखना, देखो ऑपोजिट में चलता है, नाउन होता है प्लूरल जो उसके बाद होता है इधर ऑफ या नीदर ऑफ के बाद में, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब वर्ब या एडजेक्टिव होता है वो सबका सब क्या होता है? वो आपका सारा का सारा सिंगुलर होता है। अब जरा बताओ आप मुझे इसके अंदर एरर बता सकते हो क्या? देखो यहाँ पर देखा नीदर ऑफ द, नीदर ऑफ द टू, और आपको ये भी पता है कि नीदर और इधर दोनों हम लगाते हैं टू के लिए, जब हम दो लोगों की या दो चीजों की बात कर रहे होते हैं। तो अगर यहाँ पर थ्री होता तो वैसे भी गलत होता, ठीक है, फोर होता, फाइव होता तो वैसे भी गलत होता। टू चाहे लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टू से ज्यादा मत लिखो। क्या बोला मैंने? टू चाहे लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि अंडरस्टूड है कि दो की बात हो रही है। लेकिन अगर टू से ज्यादा लिख रहे हो तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, समझ गए ना। जैसे अगर मैं यहाँ पर टू ना भी लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, लेकिन अगर मैं थ्री लिख दूं तो फर्क पड़ जाएगा क्योंकि गलत हो जाएगा, ठीक है। तो नीदर ऑफ द, या तो टू लिख दो मत लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नीदर ऑफ द टू कंपनीज, देखो नाउन प्लूरल है, अभी मैंने बताया था ना कि नाउन क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पर है, देखो नाउन आपका होना चाहिए प्लूरल, लिखा है ना इधर कि नाउन क्या होना चाहिए? प्लूरल। तो नाउन प्लूरल है कंपनीज, लेकिन आगे जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी एडजेक्टिव है, वो सारा का सारा क्या होना चाहिए? सिंगुलर। तो क्या ये सिंगुलर है? आर सिंगुलर होता है प्लूरल होता है? जल्दी से बताओ। तो आपका आंसर होगा सर आर तो क्या होता है? प्लूरल होता है। आपको पता है यहाँ पर सिंगुलर आएगा, तो सिंगुलर क्या होता है? इज होता है। तो नीदर ऑफ द कंपनीज इज विनिंग इन द प्राइस वॉर, ठीक है। तो आप ढूंढो जरा आंसर, नीदर ऑफ द कंपनी है सिंगुलर है तो गलत है, नीदर ऑफ द कंपनीज आर विनिंग ये भी गलत है, ये तो सेम टू सेम दे रखा है शायद। अच्छा टू हटा दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी देखो आर तो आएगा नहीं। नीदर ऑफ द टू कंपनीज इज, देखो ये बिल्कुल ठीक है। नीदर ऑफ द टू कंपनीज, नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर, ये भी आंसर नहीं, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। आप पहले स्क्रीन को पॉज करके क्या करो, आंसर्स खुद देने की कोशिश करो, और जब आप आंसर दे देते हो उसके बाद आप मेरे सोल्यूशन को देखकर चेक करो कि आपने ठीक किया या गलत किया। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आपने कितना अच्छा पढ़ा है चीजों को, ठीक है ना। तो आप एक बार पहले खुद ट्राई किया करो। आगे बढ़े, देखो द एक्टर्स इज टू शूट, देखो एक्टर्स, एक्टर्स आ गया यानी कि प्लूरल है, एक्टर्स क्या है? प्लूरल है। तो आपको पता है प्लूरल के बाद इज तो नहीं आता, यानी कि गड़बड़ तो इसमें है, तो आपका ये आंसर तो नहीं हो सकता क्योंकि इंप्रूवमेंट तो चाहिए आपको, ठीक है। अब इसके बाद हेड, मैं आपसे पूछता हूँ क्या एक्टर्स के बाद हेड आ सकता है? तो आप कहोगे सर आ सकता है। क्या एक्टर्स के बाद हैज आ सकता है? आप कहोगे सर नहीं आ सकता, क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैव आ सकता है, हेड नहीं आ सकता। तो आप कहोगे सर ये भी आंसर नहीं हो सकता। एलिमिनेट करना बता रहा हूं मैं, देखो हैज नहीं आ सकता, पता लग गया क्योंकि एक्टर्स प्लूरल है। अच्छा हेड, देखो ये भी हेड, ये भी हेड, यानी कि दोनों में से पॉसिबिलिटी आंसर आने की, लेकिन फिर से आपको आंसर पता लग गया क्योंकि आपको पता है टू के बाद हमेशा क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि मुझे इसमें दिखाई दे रहा है टू शूट, इसमें आईएनजी आ रहा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर। देखो ना, अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हो, अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप एग्जाम में चीजों को सॉल्व करोगे तो आप चुटकियों में आंसर्स को उड़ाओगे, चुटकियों में। मैंने कहा ना आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। द एक्टर्स हैड टू शूट द सीन 3 टाइम्स, कि जो एक्टर्स थे उन सबको जो सीन था उसको 3 बार शूट करना पड़ा। देखो हैव टू का मतलब क्या होता है? पढ़ता है, पढ़ता था, ठीक है। हैज टू या हैव टू का मतलब क्या होता है? पढ़ता है, एक कंपल्शन को दिखाते हैं, मजबूरी को, है ना। और हैड टू का मतलब क्या होगा? पढ़ता था। हैड टू का मतलब पढ़ता था या पढ़ा, पढ़ता था या पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला? द एक्टर्स हैड टू शूट द सीन 3 टाइम्स, कि एक्टर्स को 3 बार सीन को शूट करना पड़ा, हैड टू। आई होप आपको समझ में आ गया कि मैंने कैसे इसका आंसर निकाला, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 46, द क्राइम सीन वर सराउंड, अभी मैंने आपको बताया, अभी देखो बार बार वही चीजें रिपीट हो रही हैं, आपको ज्यादा माथा लगाने की जरूरत ही नहीं है। वॉज वर के बाद मैंने क्या बताया? या तो V1 ING या तो V3। ये कब? जब एक्टिव हो, ये कब? जब पैसिव हो। यहाँ पर सीधा V1 है तो आपको पता है गड़बड़ तो है, तो ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि सीधा V1 तो आता नहीं है ना, या तो ING आता है, V3 आता है, सीधा V1 दे रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बाय आ रहा है, बाय येलो टेप, कि येलो टेप के द्वारा किया गया, येलो टेप से किया गया, तो बाय का बाय एक पहचान होती है पैसिव की, कि भाई एरिया क्राइम सीन को सराउंड किया गया। क्राइम सीन ने किसी चीज को सराउंड नहीं किया गया, बल्कि क्राइम सीन को ही सराउंड किया गया। तो ये जो यहाँ पर है ना भाई साहब, ये खुद ऑब्जेक्ट है भाई, सराउंड इसको किया गया, क्राइम सीन को, सॉरी सराउंड इसको किया गया, इसने किसी को सराउंड नहीं किया,
बल्कि इसी को सराउंड किया गया है, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर मेन है। तो जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मेन होता है तो आप जानते हो पैसिव होता है, और पैसिव में आपको पता है वॉज वर्ब के बाद क्या आता है, V3। तो यहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगा, वॉज सराउंडेड, जो कि आपका आंसर ये है। देखो ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वर है, आपको पता है सीन तो एक ही है ना, क्राइम सीन, तो सिंगुलर। हाँ देखो क्राइम सीन क्या है, सिंगुलर है, तो वर तो वैसे भी नहीं आ सकता, वॉज आएगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ वॉज आता है, सिंगुलर के साथ क्या आता है, वॉज आता है, ठीक है। और प्लूरल के साथ क्या आता है, प्लूरल के साथ आता है आपका वर आता है। तो आपको पता है कि यहाँ पर वर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर सीन है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब देखो वॉज है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर फिर से वही चीज सराउंड दे रखा है, जबकि आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, क्योंकि पैसिव है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। और इंप्रूवमेंट तो होगा आपको पता है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो एक ही आंसर बचा, वॉज सराउंडेड। द क्राइम सीन वॉज सराउंडेड बाय येलो टेप, की जो क्राइम सीन था उसे येलो टेप के द्वारा क्या किया गया, सराउंड। आप देखते होगे ना, पुलिस वाले जो होते हैं, फिर जो सीबीआई वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, क्राइम सीन को येलो टेप से लिख देते हैं, ठीक है, और लिख देते हैं ना कि आगे जाना मना है, वर्जित है, ठीक है, तो येलो टेप से कर देते हैं उसकी सराउंडिंग। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 47, आई कैन हियर द बैंड, मैं बैंड को सुन सकता हूँ, विच इज प्लेइंग, जो प्ले कर रहा है। बैंड आपको पता ना, गाने वालों का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं बैंड। तो आई कैन हियर द बैंड, मैं उस बैंड को सुन सकता हूँ, विच इज प्लेइंग, जो प्ले कर रहा है, क्या प्ले कर रहा है, पेट्रियोटिक ट्यून्स। पेट्रियोटिक का मतलब क्या होता है, देशभक्ति वाले, है ना, देशभक्ति वाले, ठीक है, देशभक्ति वाले, पेट्रियोटिक, ये आपको पता है एडजेक्टिव है अपने आप में पेट्रियोटिक, और ट्यून्स अपने आप में क्या है, नाउन है, तो बिल्कुल ठीक तो है। एक नाउन को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव करता है, तो पेट्रियोटिक ट्यून्स, ठीक है। तो मुझे तो ठीक लग रहा है, एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। पेट्रियोट ट्यून्स नहीं होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि पेट्रियट क्या है, पेट्रियट क्या है, पेट्रियट अपने आप में एक नाउन है, ठीक है, और एक नाउन दूसरे नाउन को तो क्वालिफाई करेगा नहीं, पेट्रियट ट्यून्स नहीं होगा, पेट्रियोटिक ट्यून्स होगा, ठीक है। यहाँ पर पेट्रियोटिक, लेकिन ट्यूनिंग दे रखा है, ट्यूनिंग भी अपने आप में एक नाउन है, तो आपको पता है। लेकिन यहाँ पर बात ट्यूनिंग की, देखो ट्यूनिंग एक अलग चीज होती है, ट्यूनिंग किससे बनता है, ट्यून करने से। ट्यून करने का मतलब क्या होता है, तालमेल करना, दो चीजों में तालमेल करने को बोलते हैं ट्यून करना, ठीक है, तो उससे बनता है ट्यूनिंग। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है गीत की, तो गीत को ट्यून्स कहते हैं, ना कि ट्यूनिंग कहते हैं, ठीक है। पेट्रियोटिकली, जब एडजेक्टिव हमें पता है पेट्रियोटिक है, तो पेट्रियोटिकली की क्या आवश्यकता है। और ट्यून्ड क्या होता है, हमें पता है कि नाउन क्या है, ट्यून्स है, तो ट्यून तो कुछ होता नहीं, तो यानी कि मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ, नो इंप्रूवमेंट। आई कैन हियर द बैंड विच इज प्लेइंग पेट्रियोटिक ट्यून्स, जो देशभक्ति वाले ट्यून्स बजा रही है इन द प्लेग्राउंड के अंदर, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 48, आई वोंट बोर यू, मैं आपको बोर नहीं करूंगा, ठीक है, पकाना बोलते हैं ना, बोर करने का मतलब पकाना। आई वोंट बोर यू विद द डिटेल्स, कि मैं पूरी डिटेल से तुम्हें बोर तो नहीं करूंगा, बट आई फाइनली फिनिश माई टैक्सेस, बट आई फाइनली फिनिश, आई फाइनली फिनिश। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ, यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट आपको क्या दे रखा है, V1 दे रखा है, सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट V1 जब भी आपको दिखे तो आप तुरंत समझ जाना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाने की कोशिश उसको कर रहा है। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं तुम्हें बोर नहीं करूंगा पूरी डिटेल बताकर, लेकिन फाइनली, तो हम फाइनली कब बोलते हैं, जब हम किसी काम को कर चुके होते हैं। आप ये बताओ ना, मैं क्या बोलता हूँ कि फाइनली मैंने ये काम कर लिया, मैं ये तो नहीं बोलूंगा फाइनली मैं इस काम को करता हूं, या तो आप बोलोगे फाइनली मैं इस काम को कर चुका हूं, या फाइनली मैं इस काम को अब कर रहा हूं, है ना, तो इंडेफिनिट की तो बात यहां पर आएगी नहीं। आई फाइनली, मैंने फाइनली फिनिश माई टैक्सेस, मैंने फाइनली अपने टैक्स को फिनिश किया। आप ये बोलोगे ना कि फाइनली मैंने अपने टैक्स को किया, क्योंकि यहाँ पर फिनिश करने की बात आ रही है, मतलब काम वो हो चुका है, खत्म हो चुका है, वो प्रेजेंट में चल नहीं रहा, तो यानी कि आपको पता है पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो फाइनली अगर मैं इस फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म कर दूं, फिनिश्ड, आई फाइनली फिनिश्ड, मैंने फाइनली क्या करते, फिनिश कर दिया, फिनिश्ड, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट। कई दिन से बताता आ रहा हूं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, किया, लिया, दिया, है ना, आया, गया, मात्रा पे खत्म कर देते हैं। तो आई वोंट बोर यू विद द डिटेल्स, बट आई फाइनली फिनिश माई टैक्सेस, आई फाइनली फिनिश्ड, ये दिख रहा है मुझे। देखो फाइनल नहीं होगा, फाइनली, क्योंकि आपको पता है ये वर्ब है, इस वर्ब को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है फाइनली, कि मैंने फिनिश किया फाइनली, तो फाइनली क्या कर रहा है, फिनिश करने को क्वालिफाई कर रहा है ना, और फिनिश एक वर्ब है, तो जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करे वो आपको पता है एडवर्ब होता है, परसों की क्लास में बताया था मैंने, जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब आपको पता है फाइनली होता है, ना कि फाइनल, तो ये आंसर नहीं है। फाइनली फिनिशिंग, फिनिशिंग तो होगा नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद V1 ING थोड़ी आता है, मैंने बता रखा है सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद कभी भी V1 ING नहीं आता, इज एम आर वॉज वर कुछ ना कुछ तो लगता है, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता आपका आंसर, और इंप्रूवमेंट होगा तो ये भी आपका आंसर नहीं, तो आपका आंसर है फाइनली फिनिश्ड, ठीक है। तो आई वोंट बोर यू विद द डिटेल्स, बट आई फाइनली फिनिश्ड माई टैक्सेस, लेकिन फाइनली मैंने अपने टैक्सेस को क्या कर दिया, फिनिश कर दिया, यानी कि बात उस एक ऐसे एक्शन की हो रही है जो कि हो चुका है।
तो इसलिए मैंने पास्ट की फॉर्म में बनाया इसको, ठीक है। कभी कभी चीजें क्या करनी पड़ती है ना आपको, देखो मैं इसलिए हमेशा कहता हूं कि इंग्लिश इज व्हाट, इंग्लिश इज द लैंग्वेज। आप लैंग्वेज को अगर सिर्फ रटने की कोशिश करते हो तो आपका लॉस होता है, क्योंकि कई बार चीजें ऐसी आती है जहां पर ना तो कोई कॉन्सेप्ट लगता है, ना फिर वहां पर कोई रूल लगता है, और ना फिर कोई रूल वो आपको पढ़ा सकता है। जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे वो ग्रामर के रूल्स आपको पढ़ा देंगे, टेंस के रूल्स आपको पढ़ा देंगे कि इस वाले टेंस में इस हेल्पिंग वर्ब के साथ ये आता है वो आता है, लेकिन कई सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे इंग्लिश के अंदर जिनका कोई रूल ही नहीं है, वो तो रैंडम कैसे भी बन जाते हैं। और आप देखोगे आपको हैरानी भी होगी कि यार ऐसे कैसे बन गया, ये दो वर्ब साथ में कैसे आ गए, यहाँ पर टू क्यों नहीं आया, जबकि रूल में तुमने पढ़ा कि टू आना चाहिए दो वर्ब्स के बीच में। तो कई बार ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आप रीडिंग किया करो। आप जितना ज्यादा रीडिंग करोगे ना, उतने ज्यादा क्या होंगे, सेंटेंस के जो अलग अलग स्ट्रक्चर है वो आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे, और आपको वो दिखेंगे कि हाँ यार यहाँ पर ऐसे भी तो लिखा हुआ है, मतलब ये ऐसे भी यूज हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। तो रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग रीडिंग नहीं करते हो तो रीडिंग आज से शुरू कर दो। आप कोई भी नोवेल ले लो, बेसिक कोई भी नोवेल, ज्यादा हार्ड लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक नोवेल ले लो, किसी की ऑटोबायोग्राफी ले लो, तो विंग्स ऑफ फायर से आप शुरू कर सकते हो, श्री एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जो है, आप उससे शुरू कर सकते हो। या फिर आप एनसीईआरटी की जो बुक होती है 9, 10, 11 क्लासेस की, वो आप ले सकते हो, उससे आप रीड करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्ट द हिंदू पे जाओगे, फिर आप कहोगे सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो वो तो बेवकूफी होगी। आप डायरेक्ट द हिंदू पे मत जाओ, आप एनसीईआरटी से, नोवेल से या ऑटोबायोग्राफी, इनसे आप शुरू करो, लेकिन शुरू करो, क्योंकि रीडिंग इज कंपलसरी। रीडिंग आपको करनी पड़ेगी इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है देन इंग्लिश रीडिंग इज कंपलसरी, इंग्लिश आपको रीडिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो रीड किया करो डेली। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, टाइटैनिक वॉज सिंक आफ्टर मिडनाइट। टाइटैनिक के बारे में जानते हो आप, आपने मूवी देखी होगी टाइटैनिक। टाइटैनिक मूवी अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा मूवी की कहानी क्या है। बेसिकली टाइटैनिक नाम का जो शिप होता है वो क्या होता है, एक ग्लेशियर से टकराता है, ठीक है। ग्लेशियर होता है, पता नहीं क्या होता है, उससे टकराता है, और वो जो शिप है वो पानी में पूरा का पूरा डूब जाता है, ठीक है। तो टाइटैनिक वॉज सिंक, अभी मैंने आपको दो क्वेश्चंस में बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट में आपको सेम, कि वॉज वर्ग के बाद या तो V3 या तो V1 और ING, केवल V1 तो नहीं आता। सिंक आपको पता है, सिंक वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म सैंक, थर्ड फॉर्म संक, सिंक सैंक संक। और इसी का एक और थर्ड फॉर्म बनता है जो कि एडजेक्टिव का काम करता है बेसिकली, जिसको बोलते हैं संकन, ठीक है। संकन एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। तो सिंक सैंक संक, और एक और है संकन। तो यहाँ पर देखो सिर्फ V1 दे रखा है, तो आपको पता है इंप्रूवमेंट तो होगा भैया, वॉज वर्ग के साथ केवल V1 तो आता नहीं है, तो इंप्रूवमेंट होगा, यानी कि ये आपका आंसर नहीं हो सकता। नो करेक्शन रिक्वायर्ड है ना ये, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वॉज ऑलरेडी दे रखा है, और इस पूरे को इंप्रूव करने के लिए बोला है, तो अगर आप इसको उठाते हो वॉज ड्राउन, देखो एक और होता है ड्राउन। ड्राउन, ड्राउन का मतलब क्या होता है, ड्राउन का मतलब डूबना, ठीक है। ये बेसिकली में यूज करते हैं किसके लिए, इंसान के लिए, और सिंक यूज करते हैं किसी भी वस्तु के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आप इसको सिंक को आप मतलब शिप के लिए यूज नहीं कर सकते, किसी वस्तु के लिए यूज नहीं कर सकते, या ड्राउन को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ड्राउन की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ड्राउंड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्राउंड, ठीक है। तो आपको पता है वॉज वर्ग के बाद यहां भी तो फर्स्ट फॉर्म ही है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता ड्राउंड, ठीक है। यहां पर देखो वॉज सिंक की जगह पर केवल ड्राउंड किया यहां पर, ठीक है। अब आपको पता है ड्राउंड सेकंड फॉर्म भी है, ड्राउंड थर्ड फॉर्म भी है। अब आपको पता है इस पूरे को हटाकर, एक बात बताओ, इस पूरे को हटाकर अगर मैं ड्राउंड लिख रहा हूं तो आप इसको सेकंड फॉर्म मानोगे, थर्ड फॉर्म मानोगे। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब तक हैज, हैव या हैड ना लगे तब तक आप उसे थर्ड फॉर्म नहीं कह सकते किसी भी वर्ब को, तो ये बेसिकली वर्ब की सेकंड फॉर्म कहलाएगा यहाँ पर। अगर मैं इस पूरे को मिटाकर यहाँ पर क्या लिख दूं, ड्राउंड लिख दूं, ठीक है, ड्राउंड। टाइटैनिक ड्राउंड आफ्टर मिडनाइट, ठीक है। तो ये मैच कर रहा है, ये हो सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो टाइटैनिक डूब गया, इंडेफिनिट का मतलब आप मात्रा पे खत्म कर दो, तो टाइटैनिक डूब गया आफ्टर मिडनाइट, मिडनाइट के बाद जो टाइटैनिक है वो डूब गया, तो ये हो सकता है आंसर। देखो ये हट चुका है, ये हट चुका है, और ये भी हट गया, बताओ क्यों, क्योंकि ये कुछ होता ही नहीं है। सिंक की थर्ड फॉर्म क्या है, संक है, जबकि यहाँ पर क्या रहेगा, संकड, तो ये कुछ नहीं होता ही नहीं है, तो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, आंसर आ गया आपका ड्राउंड, ठीक है। तो टाइटैनिक डूब गया, ड्राउंड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, टाइटैनिक डूब गया आफ्टर मिडनाइट, आधी रात के बाद जो टाइटैनिक है वो डूब गया। समझ में आया आपको मैंने क्या बताया। ये ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, पहला क्योंकि वॉज के बाद V1 है जो कि नहीं आता कभी। ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है। और करेक्शन तो चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या दे रखा था, यहाँ पर वॉज वर्ग के साथ V1 ही दे रखा था, तो करेक्शन तो आपको चाहिए, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो एक ही बच गया आंसर ड्राउंड, तो ऑप्शन के हिसाब से जाओगे तो ड्राउंड, ठीक है। वैसे अगर यहाँ पर सैंक होता तो सैंक ज्यादा ठीक होता, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स वगैरह या फिर कोई शिप वगैरह को डूबता है ना,
तो उसके लिए बेसिकली अपन क्या लगाते हैं, सिंक लगाते हैं। तो सिंक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, सैंक। तो यहाँ पर सैंक ज्यादा मैच करता है, लेकिन क्योंकि अपने को ऑप्शन के हिसाब से जाना तो यहाँ पर ड्राउंड भी ठीक है, क्योंकि एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ड्राउंड, बाकी कोई मैच नहीं कर रहा। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 51, रिमेंबर, याद रखो, टू क्लोज द विंडोज, याद रखो विंडोज क्लोज करना बिफोर यू लीव, जाने से पहले, बिफोर, इससे पहले कि तुम जाओ, याद रखो कि तुम्हें क्या करना है, विंडोज को क्लोज करना। तो बिफोर यू लीव, इससे पहले कि तुम जाओ, यू यानी कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, योर लीव क्या होगा, योर सब्जेक्ट तो यू होता है ना, योर थोड़ी होता है। ठीक है, नो इंप्रूवमेंट लग रहा है आंसर, पहले इसको देख लो। यू लीव्स, यू के साथ वर्ब में एस नहीं आता, वर्ब में एस आता है जब आपका सब्जेक्ट क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, और आपको पता है यू थर्ड पर्सन नहीं है, तो ये तो कतई नहीं हो सकता आंसर। यू हैव लिविंग, हैव के बाद V1 ING कब से आने लग गया, तो एलिमिनेट कर दो चीजों को, कितना आसान हो जाता है। देखो, ये नहीं हो सकता क्योंकि योर सब्जेक्ट नहीं होता, ये नहीं हो सकता क्योंकि यू में क्या आ रहा है, V1 प्लस एस आ रहा है, जो कि नहीं आता, यू के साथ तो नहीं आता स्पेशली। और यू हैव लिविंग, देखो यहाँ पर हैव के साथ V1 ING दे रखा है, जो कि कभी नहीं होता, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट। तो रिमेंबर टू क्लोज द विंडोज बिफोर यू लीव, इससे पहले कि तुम जाओ। और वैसे ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेसिकली, ये आपका उसका है, कंडीशनल सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि बिफोर जब आ जाए, व्हेन आ जाए, इफ आ जाए, वेदर आ जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा था कि जब मैं आपको कंडीशनल सेंटेंसेस कराऊंगा तो वहां पर मैं इन सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं अगर एक्सप्लेन करने पे आया तो ये पूरी क्लास उसी में खत्म हो जाएगी और ये नहीं हो पाएगा, और फिर हौच पौच हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इसका अलग टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस, जब मैं आपको कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया यहाँ पर। वैसे आपको पता है एलिमिनेट करके हो रहा चीज यहाँ पर आसान हो रही है। क्वेश्चन नंबर 52, नन ऑफ द विटनेस्ड, नन ऑफ द विटनेस्ड, देखो ईदर ऑफ आपको बताया था मैंने, ठीक है, नीदर ऑफ बताया था मैंने, ऐसे एक होता है नन ऑफ, ठीक है, फिर एक होता है वन ऑफ। देखो सिंपल सी बात समझो, अगर दो में से एक है तो ईदर ऑफ, आप इसको आराम आराम से लिख भी सकते हो। अगर दो में से एक की बात करें तो ईदर ऑफ, अगर दो से ज्यादा में से एक की बात करें तो वन ऑफ। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथी हैं, बस फर्क क्या है कि ये दो के लिए लगाते हैं और ये दो से ज्यादा के लिए लगाते हैं। ठीक है, ईदर ऑफ का मतलब दो में से एक, और वन ऑफ का मतलब दो से ज्यादा में से एक। ऐसे नीदर ऑफ, नीदर ऑफ लगाते हैं जब दो हो और दो में से कोई भी नहीं, बोलते ना कि दोनों में से कोई नहीं जा रहा, तो दोनों में से कोई नहीं, तो उसके लिए लगाते हैं नीदर ऑफ। और अगर मान लो दो से ज्यादा हो और उनमें से बोलूं कोई भी नहीं, तो क्या क्या लगाएंगे, नन ऑफ। समझ में आ गया, अगर दो हैं और दोनों में से कोई नहीं है तो नीदर ऑफ, और अगर दो से ज्यादा है और दोनों में से कोई नहीं तो क्या लगाएंगे, नन ऑफ। इन चारों के लिए वो बात कॉमन है जो मैंने आपको इधर और नीदर के लिए बताई थी, क्या कि इनके जस्ट बाद जो नाउन आता है वो नाउन क्या होगा, प्लूरल। याद आया कि नहीं आया, इन चारों के लिए कॉमन है ये। लेकिन जो आपका आगे हेल्पिंग वर्ब होगा या वर्ब होगा या आपका जो प्रोनाउन होगा या जो एडजेक्टिव होगा, ठीक है, वो सारा का सारा क्या रहेगा, सिंगुलर, ये याद रखना है आपको। चलो, नन ऑफ द, तो नन ऑफ द आ गए यहाँ पर, नन ऑफ द, नन ऑफ द के बाद जो नाउन होगा, ये नाउन तो नहीं है विटनेस्ड, यहाँ पर नाउन होना चाहिए, आपको पता है, नन ऑफ द। भैया अगर आप बोल रहे हो नन ऑफ द, तो नन ऑफ द के बाद एक नाउन भी तो आएगा, कि मतलब नन ऑफ द का मतलब में से एक ने भी नहीं, तो किसमें से, वकीलों में से, विद्यार्थियों में से, बच्चों में से, बूढ़ों में से, किस में से, आगे नाउन तो बताओगे ना। तो विटनेस होता है आपका नाउन, विटनेस, विटनेस आपको पता है आपका नाउन होता है, विटनेस का मतलब कौन होता है, जो गवाह होता है। तो नन ऑफ द विटनेस आपको पता है नाउन तो प्लूरल होना चाहिए, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करोगे, विटनेस, और लास्ट में एस आ रहा है तो मैंने बताया था नाउन का प्लूरल बनाने के लिए ईएस लगा दोगे, तो क्या बन गया, नन ऑफ द विटनेसेस। ढूंढो विटनेसेस किसमें, इसमें नहीं है, इंप्रूवमेंट तो होगा आपको पता है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं है, इसमें दिख रहा विटनेसेस, तो आंसर खत्म हो गया, बस ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4, आंसर नंबर 4। नन ऑफ द विटनेसेस कुड आइडेंटिफाई द सस्पेक्ट, कि विटनेसेस में से कोई भी सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, यानी कि पहचान नहीं पाया। समझ में आया ना कि नहीं आया, जल्दी बताओ। अगर समझ में आता है तो मैंने आपको बता रखा है कि आप मुझे कमेंट करके बताया करो, ठीक है, मुझे उससे मोटिवेशन भी मिलती है और मुझे इससे पता भी चलता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, ताकि मैं आगे और भी क्लासेस दे सकूं। ठीक है, तो बताया करो मुझे। क्वेश्चन नंबर 53, आई कैन सीज, आपको अच्छे से पता है, मैंने आपको बता रखा कई दफा कि मॉडल के डायरेक्ट बात क्या आता है, V1 आता है। ठीक है, अगर मॉडल के साथ बी लग जाए तो फिर V3 लग जाता है, ऐसे ही अगर मॉडल के साथ हैव लग जाए तो भी क्या लग जाता है, V3 लग जाता है। लेकिन यहाँ पर मेरे भाई डायरेक्ट मॉडल दे रखा ना कैन, तो सीज नहीं होगा, क्या होगा, सी होगा, वो अब में एस नहीं लगेगा, सिर्फ V1 लगेगा। तो आई कैन सी द माउंटेन्स, तो कहाँ गया, आई कैन सी, आंसर नंबर 4 खत्म, आगे बढ़ो। द अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट इज द
लेस्ट, लेस्ट का मतलब क्या होता है भाई, चलो बताओ इसके लिए। चलो आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ, मजेदार चीज। लेस्ट लिखते रहना इसको आप। लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट, ठीक है। लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो। अब आपको पता है ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, अपने आप में नेगेटिव वर्ड है क्योंकि इसमें ना आ रहा है। तो एक चीज ध्यान रखना कि लेस्ट के साथ कभी भी नॉट या नेवर ऐसे वर्ड्स को यूज नहीं करना। क्या बोला मैंने कि लेस्ट जो है अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, तो लेस्ट के साथ कभी भी आपको ना तो नॉट यूज करना ना आपको नेवर यूज करना, ठीक है। और दूसरी चीज याद रखना कि लेस्ट के बाद जो सेंटेंस का फॉर्मेशन बनता है, या तो बनता है शुड प्लस वी1 से, या तो बनता है ओनली वी1, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं, बेयर, यहां लिखता हूं, यहां तो मेरी फोटो आ रही हो, ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, तो लेस्ट के बाद या तो शुड प्लस वी1 या फिर सिर्फ वी1, ये दो स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने हैं। ध्यान रखना मैंने क्या बताया, लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो, ठीक है, और ये नेगेटिव वर्ड है तो इसके साथ में नॉट या नेवर मत लगाना, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैं गो फास्ट लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। आप बताओ इसके अंदर एरर क्या है, गो फास्ट लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन, जल्दी जाओ कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाए। तो आपको पता है एरर क्या है यहाँ पर, अगर लेस्ट आ गया तो अपने आप नेगेटिव है तो आगे नॉट नेवर नहीं आएगा, और शुड प्लस वी1 आ रहा तो बिल्कुल ठीक है। ऐसा भी दे सकता है कि गो फास्ट लेस्ट यू विल मिस योर ट्रेन, तो वो भी गलत हो जाएगा क्योंकि विल की फॉर्मेशन से नहीं बनता, या तो शुड प्लस वी1 से बनता है या वी1 से। अब जरा बताओ मुझे कि क्या यहाँ पर कहीं पर भी तुम्हें लेस्ट की आवश्यकता है इस सेंटेंस की में, इन्होंने तो लेस्ट लगा दिया कि जो अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट है ना इज द लेस्ट एक्सपेंसिव। वो लेस्ट एक्सपेंसिव का मतलब आपको पता है कि बोलना क्या चाह रहा है, कि सबसे कम एक्सपेंसिव है। तो सबसे कम के लिए मेरे भाई लीस्ट होता है, लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम, ठीक है। लीस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे कम। तो यहाँ पर लीस्ट आना चाहिए ना कि लेस्ट आना चाहिए, क्योंकि लेस्ट की अलग मीनिंग होती है और लीस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे कम। तो ढूंढो जरा लीस्ट एक्सपेंसिव, ये रहा लीस्ट एक्सपेंसिव, तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन बी। क्लियर, अंडरस्टूड, समझ में आया कि नहीं आया, आगे बढ़े, चलो। क्वेश्चन नंबर 55, नॉनदलेस मैनी एंड ओल्ड पोइट्स। देखो एक एक चीज बताता हूं, पहले भी मैं बता चुका हूं लेकिन दोबारा बताता हूं, ठीक है। मैनी अ या एन, अगर आपको कहीं पर दिख जाए मैनी अ या मैनी एन, तो इनके बाद जो नाउन आता है, आप ध्यान रखना वो नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर। याद रखोगे, क्या बोला मैंने, मैनी अ या मैनी एन के बाद जो नाउन आएगा वो नाउन हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, ठीक है। और अगर आपका नाउन सिंगुलर हो गया तो आगे ध्यान रखना जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है या फिर आपका एडजेक्टिव है या फिर आपका प्रोनाउन है, वो सारा का सारा भी क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया, सिंपल सी चीज है कि मैनी अ और मैनी एन के बाद जो नाउन है वो सिंगुलर और बाकी सारी चीजें भी सिंगुलर, जैसे कि मैनी अ स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। आप जल्दी से बताओ इसके अंदर एरर क्या है, मैनी अ स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब, तो आपको पता है एरर क्या है, यहाँ पर मैनी अ दिख रहा है आपको, तो मैनी अ के बाद मैंने भी आपको बताया कि नाउन क्या आएगा, सिंगुलर, तो यहाँ पर प्लूरल दे रखा स्टूडेंट्स, तो पहली गलती की यहाँ पर आएगा स्टूडेंट, ठीक है, क्या आएगा, स्टूडेंट। और दूसरी गलती आपको पता है हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है, जबकि मैंने क्या बता रखा, सब कुछ क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पर हैव की जगह पर क्या आ जाएगा, हैज। मैनी स्टूडेंट हैज अप्लाइड फॉर दिस जॉब, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पर दे रखा है मैनी एन, दे रखा है मैनी एन, मैनी एन, एन क्यों, क्योंकि ओल्ड है, आपको पता है वॉवल साउंड है ना ये, तो आपको पता है वॉवल साउंड के लिए एन लगाते हैं, तो मैनी एंड ओल्ड, अगर आप इसको मैनी एन मान रहे हो तो आपको पता है मैंने क्या बताया, जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, लेकिन ये प्लूरल है, तो गलती तो इसमें है, ठीक है। या तो इस पोएट्स को आप क्या करो, पोएट करो, तो मैनी एन ओल्ड पोएट सच एज टेनिसन एंड ब्राउनिंग हैज, और देखो हेल्पिंग वर्ब भी क्या है, यहाँ पर सिंगुलर है, तो आप कहोगे ठीक है सर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो सिंगुलर है लेकिन यहाँ पर पोएट था जिसको मुझे पोएट करना था, ठीक है। तो अब ढूंढो जरा किस में दे रखा है ऐसा कहीं पर, तो यहाँ पर डायरेक्ट दे रखा है मैनी ओल्ड पोएट्स, कई सारे ओल्ड पोएट, तो ये भी ठीक है, यहाँ पर ए एन नहीं लगाया ना भाई, जब मैनी के साथ ए एन ना लगाया जाए, आप मैनी के डायरेक्ट बात कोई नाउन लगाओगे तो प्लूरल ही आएगा, जैसे मैनी स्टूडेंट्स, मैनी गर्ल्स, मैनी बॉयज, है ना। मैनी के डायरेक्ट बाद अगर आप नाउन लगा रहे हो, मैनी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, तो प्लूरल ही आएगा, तो यहाँ पर मैनी के डायरेक्ट बाद लगा रखा है, तो ठीक लग रहा है, तो मैनी ओल्ड पोएट्स। देखो ये तो आंसर होगा नहीं क्योंकि आपको पता है इंप्रूवमेंट चाहिए, ठीक है, क्योंकि गड़बड़ तो है यहाँ पर।
तो मैनी ओल्ड पोएट्स, ये ठीक ठाक लग रहा है, इसको भी रिजर्व में रखते हैं। मैनी ओल्ड पोएट्स, ये भी ठीक ठाक, देखो दोनों सेम है, मैनी ओल्ड पोएट्स, मैनी ओल्ड पोएट्स। इसको देखो मैनी अ ओल्ड, ये तो गलत हो गया ना वैसे, बताओ क्यों? क्योंकि अगर ओल्ड है तो यहाँ पर अ नहीं, यहाँ पर एन आना चाहिए, तो वैसे ही गलत हो गया। अब इन दोनों को चेक करते हैं। मैनी ओल्ड पोएट्स सच एज टेनिसन एंड ब्राउनिंग, जैसे कि, तो जैसे कि का मतलब क्या होता है? सच एज, लेकिन यहाँ पर ओनली सच दे रखा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि आपको याद होना चाहिए सच एज का मतलब होता है जैसे कि, जैसे कि, तो ये तो आपको याद होना चाहिए। अब देखो सच एज का मतलब जैसे कि, देखो चेक करो, सच एज टेनिसन एंड ब्राउनिंग। अब देखो यहाँ पर एक चीज और देखो, यहाँ पर मैनी के डायरेक्ट बाद में नाउन है ना, तो मैंने क्या बताया, डायरेक्ट बाद अगर नाउन हो तो प्लूरल होगा। अब अगर नाउन प्लूरल बन गया तो आगे वाली चीजें भी तो प्लूरल बन जाएंगी ना, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, ठीक है। यहाँ पर सिंगुलर क्यों था? क्योंकि यहाँ पर नाउन सिंगुलर था, लेकिन यहाँ पर अगर ये प्लूरल है तो आगे भी तो प्लूरल, तो प्लूरल है। लेकिन जरा इस वाले को देखना एक बार, ये तो प्लूरल है लेकिन आगे देखो ये सिंगुलर दे रखा है, तो पता लग गया कि गलत क्यों है ये। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। आई होप समझ में आपको आ गया जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, और आप चीजों को नोट भी कर रहे होगे, है ना। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 56। ही स्पेंट मैनी, देखो वही कॉन्सेप्ट आ गया, मैनी एन, मैनी एन, मैनी एन, मैनी एन, एन क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? आवर्स, और आपको पता है वॉवल साउंड से शुरू होता है आवर्स, ठीक है, आवर्स आ से शुरू होता है, तो इसलिए एन, तो मैनी एन आवर्स। लेकिन गड़बड़ क्या है, मैंने क्या बताया था, मैनी अ या मैनी एन के बाद जो नाउन आता है वो क्या आता है? सिंगुलर आता है, जो कि क्या है? प्लूरल। तो यहाँ पर क्या कर दो उसको? आवर। तो इसका आंसर ये तो होगा नहीं क्योंकि इंप्रूवमेंट होगी। तो ही स्पेंट मैनी एन आवर प्लेइंग द चेस अक्रॉस द सिटी, बाकी तो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चेक करो, ही स्पेंट मैनी एन आवर प्लेइंग द चेस, ये गलत है क्योंकि देखो आवर्स दे रखा है, ये गलत है क्योंकि देखो आवर्स दे रखा है, तो एक ही आंसर है ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़े, 57 देखो, हिज शूज वर सोक्ड फ्रॉम वॉक। देखो प्रपोजिशन जो लगाते हैं ना अपन, प्रपोजिशन, इसमें टू को हटा दो, टू थोड़ा सा अलग केस बन जाता है। टू के अलावा जो प्रिपोजिशन होता है, जैसे कि फोर होता है, ठीक है, विद होता है, विदाउट होता है, आफ्टर होता है, बिफोर होता है, तो इनके बाद जब आप एक क्या लगाते हो, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगाते हो ना, तो उसमें क्या लगाते हो? आईएनजी भी लगाते हो। बोलते हैं ना बिफोर लिविंग, आफ्टर गोइंग, ठीक है, विदाउट लिविंग या विदाउट सेइंग, विदाउट टॉकिंग, समझ में आ रहा है, या फॉर लिविंग। तो प्रेपोजिशन के बाद अपन क्या लगाते हैं? वी1 और आईएनजी लगाते हैं। तो फ्रॉम भी प्रेपोजिशन है, तो यहाँ पर वॉक की जगह पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर वॉकिंग आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, याद रखना आगे से इसको। फ्रॉम, फॉर, विद, विदाउट, आफ्टर, बिफोर, इनके बाद वी1 आईएनजी आता है। तो सोक्ड फ्रॉम वॉकिंग ढूंढो, सोक्ड फ्रॉम वॉकिंग, मिल गया आंसर, ठीक है, खत्म। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वॉजवर के बाद वैसे भी V3 आना है ना, पैसिव है, ठीक है। तो देखो ये तो होगा नहीं क्योंकि V1 है, वॉजवर के बाद डायरेक्ट V1 आता नहीं है। इंप्रूवमेंट तो चाहिए आपको पता है, और सोक्स नहीं होगा क्योंकि आपको पता है वॉजवर के बाद V1 प्लस SES तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, क्योंकि वो सिर्फ प्रेजेंट डेफिनेट में आता है SES। पता है ना कि नहीं पता? एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, ताकि आपके दिमाग में वो चीज फीड हो जाए, ठीक है। ही कीप्स, वी कीप्स अ हॉर्स, देखो वी कीप्स सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद V1 दे रखा है, तो आपको पता है सब्जेक्ट क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन है। हम वर्ब में SES कब लगाते हैं? आपको पता है, बार बार बता चुका हूं, जब सब्जेक्ट क्या होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। लेकिन आपको पता है वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, यानी कि इसमें एस नहीं आएगा, सीधा बोलेंगे वी कीप। हम रखते हैं अ हॉर्स, तो ढूंढ लो वी कीप, खत्म, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हैज नहीं आ सकता क्योंकि वी के साथ हैव आता है, वी प्लूरल है, ठीक है। डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद V1 ING तो कभी आता नहीं, मैं सैकड़ों बार बता चुका हूं, और इंप्रूवमेंट तो होगा आपको पता है, तो ये भी आंसर नहीं, तो एक ही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़े, 59, इफ प्रॉपर ट्रीट द वुंड शुड हील विद इन अ फ्यू वीक्स। इफ प्रॉपर ट्रीट, अगर प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया गया, ठीक है, इफ प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया गया, देखो ट्रीट क्या है? वर्ब है। अगर प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया गया, तो ट्रीट क्या है? एक वर्ब है, और आपको पता है वर्ब को क्वालिफाई करने का काम वर्ब है। वर्ब को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है भाई साहब? एडवर्ब करता है, सैकड़ों बार बता चुका हूं। प्रॉपर क्या होता है? क्या प्रॉपर एक एडवर्ब होता है? जल्दी से बताओ, ठीक है। प्रॉपर एडजेक्ट, प्रॉपर एडवर्ब नहीं होता, एडवर्ब क्या होता है? प्रॉपरली। एडवर्ब होता क्या है? प्रॉपरली। प्रॉपरली क्या होता है? एक एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। तो पहली गलती तो आपको पता लग गई कि भाई यहाँ पर प्रॉपर जो है वो इस ट्रीट को क्वालिफाई कर रहा है, कि अगर प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया जाए, तो ट्रीट कैसे किया जाए? प्रॉपर तरीके से। तो प्रॉपर क्या कर रहा है? ट्रीट को क्वालिफाई कर रहा है, और जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करे वो एक एडवर्ब होता है, तो आपको पता है एडवर्ब होता है प्रॉपरली, ठीक है। तो देखो प्रॉपरली इसमें नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इंप्रूवमेंट होगा, इसमें प्रॉपरली और इसमें प्रॉपरली है। और आपको पता है इफ प्रॉपरली ट्रीटेड,
यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, ट्रीटमेंट। अभी तो मैंने बताया कि भाई वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ना, तो प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं, प्रॉपरली ट्रीटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, इफ प्रॉपरली ट्रीटेड द वुंड शुड हील विद इन अ फ्यू वीक्स। अगर प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया गया तो बात यहाँ पर वर्ब की हो रही है, इसलिए मैंने क्या लगाया, ट्रीटेड, ना कि ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट तो क्या है, नाउन है। ठीक है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, वर्ब। तो इफ प्रॉपरली ट्रीटेड, अगर प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया जाए, तो बात वर्ब की हो रही है ना, कि ट्रीट किया जाए, बात वर्ब की हो रही है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, ट्रीटेड लिखा मैंने। समझ में आया कि नहीं आया, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 60, बट व्हाट ऑफ द यंग पीपल whom are part of the cricket crowds, some of who are presumably born in England। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने मेरी प्रोनाउन की वीडियो देखी है? प्रोनाउन की जो मैंने वीडियो, प्रोनाउन तो मैंने पूरी कंप्लीट करा दी है। अगर आपने प्रोनाउन की वीडियो देखी तो उसमें कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था रिलेटिव प्रोनाउन का, रिलेटिव प्रोनाउन का। अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको एक बार सजेस्ट करूंगा कि प्रोनाउन में पता नहीं कौन से पार्ट में, मुझे तो पता नहीं, 7-8 पार्ट है प्रोनाउन के, आप एक बार ढूंढ के देखना कि मैंने रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में कॉन्सेप्ट करा रखा, वहां पर मैंने समझा रखा कि हु, हुम, विच, दैट, इनको हम कब और कैसे यूज करते हैं। बेसिकली अभी आप ये समझ के चलो, यहाँ पर जो काम है, जो हमें यहाँ पर जिसका काम है वो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, समझना। देखो हु और हुम दोनों ही रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। हु और हुम दोनों ही रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, अपने से आगे और पीछे वाले को रिलेट करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन है दोनों को दोनों, लेकिन फर्क क्या है, हु यूज होता है एज अ सब्जेक्ट, हु जो है सेंटेंस में यूज होता है एज अ सब्जेक्ट, और हुम जो है ये यूज होता है आपके सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हु होता है एज अ सब्जेक्ट और हुम होता है एज एन ऑब्जेक्ट। अब देखो जरा, बट व्हाट ऑफ द यंग पीपल, लेकिन उन यंग लोगों का क्या, व्हाट ऑफ द यंग पीपल हुम आर, अब यहां पर देखो आर जो आ रखा है, हुम आर पार्ट ऑफ द क्रिकेट क्राउड्स, जो क्रिकेट क्राउड के पार्ट है, जो क्रिकेट क्राउड के पार्ट हैं, तो जो क्रिकेट क्राउड के पार्ट है, पार्ट कौन है, ये यंग लोग हैं भाई। उन लोगों का क्या, जो इस क्रिकेट के क्राउड के पार्ट हैं, तो पार्ट कौन है, वो यंग लोग तो हैं। यानी कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है आपका, ये बेसिकली किसको रिलेट कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है यंग पीपल को। किससे, अपने आगे वाले सेंटेंस से। ठीक है, तो आपको पता है कि जो यंग पीपल है अपने आप में सब्जेक्ट है ना, व्हाट, बट व्हाट ऑफ द यंग पीपल डैश आर, अगर मैं यहाँ पर डैश कर देता हूं की जगह पर, जो है पार्ट ऑफ द क्रिकेट क्राउड, जो है पार्ट ऑफ द क्रिकेट क्राउड, तो यानी कि जो यंग पीपल है वही मेरा सब्जेक्ट है। तो आपको पता है कि अगर आप एक प्रोनाउन यूज कर रहे हो, रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हो, रिलेटिव प्रोनाउन यूज किसके लिए कर रहे हो, एक सब्जेक्ट के लिए, तो आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया कि जब सब्जेक्ट के लिए यूज करते हो तो आप क्या लगाते हो, हु लगाते हो, ना कि हुम लगाते हो। ठीक है, यंग पीपल, तो यहां पर क्या जाएगा, हु आर पार्ट ऑफ द क्रिकेट क्राउड, सम ऑफ हु, जिसमें से कुछ, सम ऑफ का मतलब क्या होता है, जिनमें से या जिसमें से, जिनमें से कुछ आर प्रिज्यूमबली बॉर्न इन इंग्लैंड, जिनमें से कुछ इंग्लैंड में क्या है, जन्मे है। सम ऑफ हु, अब आपको पता है देखो सम ऑफ के बाद अपन क्या लगाते हैं, सम ऑफ हुम, ये डायरेक्ट याद रख सकते हो, सम ऑफ हुम, सम ऑफ हुम का मतलब होता है जिनमें से कुछ, जिनमें से कुछ, सम ऑफ हुम, हुम का मतलब वो जो लोग हैं उन्हीं में से कुछ, वो जो लोग हैं उन्हीं में से कुछ, तो क्या होता है, सम ऑफ हु नहीं होता, सम ऑफ हुम होता है। ठीक है, तो सम ऑफ हुम, तो सम ऑफ हु नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, सम ऑफ हुम। ठीक है, जिनमें से कुछ आर प्रिज्यूमबली बॉर्न इन इंग्लैंड, जिनमें से कुछ जो है इंग्लैंड के अंदर क्या है, बॉर्न है। ठीक है, इनके उनका जन्म कहां पर हुआ, इंग्लैंड में हुआ है। बाकी इसको एक्सप्लेन देखने के लिए आप प्रोनाउन एक बार देखो, वहां पर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि हु कब लगाते हैं, हुम कब लगाते हैं, और कहां पर हु लगाना है, कहां पर हुम नहीं लगाना, कहां पर विच लगाना है, कहां पर दैट लगाना है, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, यहां पर आपको समझ में आ गया एरर क्या है, कि यहाँ पर हुम की जगह पर हु आना था और यहाँ पर हु की जगह पर हुम आना था। अब देखो जरा, चेक करो, तो पहले यहाँ से, यहीं से शुरू था ना हमारा जो इंप्रूवमेंट है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हु आर पार्ट ऑफ द क्रिकेट क्राउड्स, सम ऑफ हु, ये गलत है, सम ऑफ हुम आना चाहिए, इंप्रूवमेंट तो होगा। हुम आर, ये गलत है, ये देखो ये मिल गया आंसर हमारा, ऑप्शन 4 देखो, हु आर, देखो हु आर पार्ट ऑफ द क्रिकेट क्राउड, सम ऑफ हुम, सम ऑफ हुम मिल गया ना, जिनमें से कुछ, जिनमें से कुछ, सम ऑफ हुम, जिनमें से कुछ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी मैंने क्या बताया, एक्सप्लेन देखने के लिए आप एक बार प्रोनाउन देख लो जाकर, उसे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 61, देयर हैज बीन अ नोटिसेबल फॉल in the number of children dying from malnutrition, there has been a noticeable fall, noticeable का मतलब क्या होता है, मतलब बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छा, मेरे को एग्जैक्ट हिंदी याद नहीं आ रही है, बहुत ही बढ़िया जिसको हम बोलते हैं, देयर हैज बीन अ नोटिसेबल फॉल का मतलब गिरावट, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, नोटिसेबल एक एडजेक्टिव है। ठीक है,
फॉल का मतलब गिरावट, कोई दिक्कत नहीं है, तो नो इंप्रूवमेंट है इसके अंदर। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, देयर हैज बीन नोटिसेबल फॉलिंग नहीं होगा, नोटिसेबली नहीं होगा, नोटिसेबली फॉल्स ये भी नहीं होगा, ठीक है, नो इंप्रूवमेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देयर हैज बीन अ नोटिसेबल फॉल कि मतलब एक बहुत ही नोटिसेबल यानी कि बहुत ही अच्छा, फॉल यानी कि गिरावट है, फॉल यानी कि क्या है, गिरावट है इन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, कि जो बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं उनकी संख्या में एक बहुत ही अच्छी क्या है, गिरावट है। तो बहुत ही अच्छी गिरावट यानी कि नोटिसेबल फॉल बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है, नो इंप्रूवमेंट। आगे बढ़े। Scientists have predicted that the cultivation of rice will be affected severe। आपको पता है जो सेवियर है ये क्या कर रहा है यहाँ पर, अच्छे जानते हो कि अफेक्ट होगा, कैसे अफेक्ट होगा, सेवियर यानी कि बुरी तरीके से। सेवियर का मतलब क्या होता है, बहुत ही बुरा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सेवियर है वो किसे किसे क्वालिफाई कर रहा है, अफेक्ट को, कि भाई चावल की जो खेती है वो अफेक्ट होगी, लेकिन कैसे होगी, बुरी तरीके से। तो ये जो वर्ड है बुरी तरीके से, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है अफेक्ट को, और अफेक्ट अपने आप में क्या है, वर्ब है ना। तो जो वर्ड किसी वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं, सैकड़ों बार बता चुका हूं, उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब कहते हैं। क्या बोलते हैं, एडवर्ब कहते हैं। और आप अच्छे से जानते हो कि सेवियर जो एक एडजेक्टिव है, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब होता है सेवियरली, ठीक है, सेवियरली ढूंढो, सेवियरली, सेवियरली, तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, इन दोनों में से एक है, ये तो गलत है, इफेक्टिंग दे दिया, पता नहीं क्या दे दिया, अफेक्टेड, ठीक है, तो ये इसका आंसर है, अफेक्टेड सेवियरली, खत्म। भाई अफेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है जो सेवियर है, और सीवियर आपको पता है क्या है, एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि अफेक्ट एक वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है सेवियर, तो एडवर्ब आना चाहिए, तो एडवर्ब सेवियर नहीं होता, एडवर्ब क्या होता है, सेवियरली। समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। डैड सैड, डैड ने कहा दैट शी वुड हैव बीन अ ग्रेट सिस्टर, कि वो एक बहुत ही ग्रेट सिस्टर होती, इफ शी वॉज जस्ट अ बिट मोर केयरफुल, ये मोर केयरफुल अलग अलग है, एक साथ टाइप हो गया, मोर अलग है और केयरफुल अलग है, मोर केयरफुल, ठीक है। देखो डैड सेड, डैड ने कहा दैट शी वुड हैव बीन अ ग्रेट सिस्टर, देखो दोबारा से वही दो चीजें हैं जो मैं आपको बहुत ही एक्सप्लेन्ड मेथड में पढ़ाना चाहता हूँ। एक इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, ये दोनों मैं साथ में पढ़ाता हूँ। जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ बहुत अच्छे तरीके से और पढ़ाऊंगा भी, लेकिन अभी पहले जो टॉपिक चल रहा है वो हो जाए एक बार, ये भी उसी का पार्ट है। अभी आप ये ध्यान रखो कि इफ के बाद देखो, जब आप एक इमेजिनरी सेंटेंस की बात करते हो, जब आप बोलते हो ना कि अगर मैं एक पक्षी होता, तो आप क्या बोलोगे, इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड। ध्यान रखना, देखो आई के साथ वैसे वॉज आता है, क्योंकि आई सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वॉज आता है, लेकिन जब आप इमेजिनरी सेंटेंस की बात करते हो तो ध्यान रखना है, इसको हम बोलते हैं इफ क्लॉज। जब आप इमेजिनरी सेंटेंस की बात करते हो तो इफ क्लॉज में हमेशा आप क्या लगाते हो, वर लगाते हो, चाहे यहाँ पर कोई सा भी सब्जेक्ट आ जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, ठीक है, जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो एक्सप्लेन करके बताऊंगा। जैसे आप बोलते हो अगर मैं प्रधानमंत्री होता, तो आप क्या बोलोगे, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यू। नाइन्थ या टेंथ की किसी इंग्लिश की बुक में एक चैप्टर भी है, आपने देखा होगा, इफ आई वर यू, एक चैप्टर है ना, इफ आई वर यू, नाइन्थ या टेंथ में किसी में एक प्ले है इंग्लिश में, इफ आई वर यू, है कि नहीं है, टेंथ में ना, नाइन्थ में या टेंथ में है, इफ आई वर यू, ये एक प्ले है इफ आई वर यू। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं तुम होता, यानी कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो देखो यहाँ पर भी एक इमेजिनेशन की तो बात हो रही है, कि अगर मैं होता, हूं तो नहीं ना, अगर होता, तो जब भी ऐसे इमेजिनेशन की बात हो तो कोई सा भी सब्जेक्ट हो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर वर आता है हमेशा। तो देखो इफ शी, डैड ने क्या कहा, शी वुड हैव बीन अ ग्रेट सिस्टर, वो एक बहुत ही बढ़िया सिस्टर होती, वुड हैव बीन का मतलब होती, इसका मतलब है नहीं, यहाँ पर कल्पना हो रही है कि होती, इफ अगर शी वॉज जस्ट अ बिट मोर केयरफुल, अगर वो थोड़ी सी और केयरफुल होती तो बहुत ही अच्छी सिस्टर होती। तो आपको पता, पूरा इमेजिनेशन में चला गया कि भाई सिस्टर बहुत अच्छी होती अगर थोड़ी सी और केयरफुल होती, लेकिन है तो नहीं ना, इमेजिनेशन की बात हो गई। तो आपको पता है, देखो इफ क्लॉज है, ये इफ आ गया, तो इफ क्लॉज में वॉज नहीं आता भैया, इफ क्लॉज में क्या आता है, वर आता है, याद रख लेना इसको, ठीक है। आंसर ढूंढो, शी वुड हैव बीन अ ग्रेट सिस्टर इफ शी वर जस्ट अ बिट मोर केयरफुल, ये आंसर, शी वुड हैव बीन ग्रेट इफ शी वर जस्ट, इफ शी वुड हैव बीन अच्छा दैट तो ठीक है ना, तो ये आंसर नहीं होगा आपका भाई, चेंज तो इसको करना है ना, तो ये आंसर है आपका, दैट तो ठीक है, दैट को कैसे चेंज कर रहे हो आप, शी वुड हैव बीन अ ग्रेट सिस्टर इफ शी वर जस्ट अ बिट मोर केयरफुल, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। शी वुड हैव बीन अ ग्रेटेस्ट, ये तो गलत है, ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट नहीं, ग्रेट आएगा सीधा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 64, मैरी डजेंट लाइक कार्टून्स, मैरी को कार्टून पसंद नहीं है, बिकॉज दे आर लाउड, क्योंकि वो लाउड होते हैं, सो शी डजेंट वॉच, देखो डू डज के बाद डू, डज और डिड,
इनके बाद हमेशा क्या लगाते हैं अपन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो डज नॉट के बाद वॉच्ड नहीं आएगा, वॉच आएगा। शी डजंट वॉच देम, वो उनको देखती नहीं है, शी डजंट वॉच देम, ये रहा आंसर। कितना आसान है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, याद रखना डू डज और डिड के बाद, ठीक है, याद रख लोगे भाई। आगे बढ़ो 65। द नंबर ऑफ विमेन वर्किंग आउटसाइड होम्स हैज बीन स्टडी हैज बीन स्टडी इंक्रीजिंग। देखो वो द नंबर ऑफ विमेन वर्किंग आउटसाइड होम्स की औरतें जो औरतें घर से बाहर जाके काम कर रही हैं, उनकी जो संख्या है, उनकी जो क्या है संख्या, ये उनकी जो संख्या है वो संख्या क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। घर से बाहर जाकर काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनकी संख्या इंक्रीज हो रही है। कैसे, स्टडी, स्टडी का मतलब धीरे धीरे, मतलब लगातार, स्टडी का मतलब धीरे लेकिन लगातार। तो आप मुझे बताओ इंक्रीज हो रही है कैसे, इस तरीके से स्टडी हो रही है। तो आपको नहीं लग रहा कि ये जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज को क्वालिफाई कर रहा है? भाई इंक्रीज तो हो रही है लेकिन कैसे हो रही है, स्टडी तरीके से हो रही है। तो स्टडी क्या कर रहा है, इंक्रीज को ही तो क्वालिफाई कर रहा है, और इंक्रीज एक वर्ब है। तो जो किसी वर्ब को क्वालिफाई कर दे, आपको मैं सैकड़ों बार बता चुका हूं कि वो एक एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब भैया स्टडी नहीं होता, एडवर्ब होता है आपका स्टडीली। एडवर्ब क्या होता है आपका, स्टडीली। ढूंढ लो स्टडीली किसमें दिख रहा है, मुझे एक ही में दिख रहा है स्टडीली, और किसी में नहीं दिख रहा। स्टडीयर है, इधर स्टडी है, इधर नो इंप्रूवमेंट, तो एक ही दिख रहा है मुझे, हैज बीन स्टडीली। खत्म, उड़ा दिया आपने। मैंने क्या कहा, धुआं धुआं कर दोगे तुम लोग अगर तरीके से पढ़ोगे। द नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड होम्स हैज बीन स्टडीली इंक्रीजिंग, क्योंकि स्टडी क्या कर रहा है, इंक्रीज को क्वालिफाई कर रहा है। इंक्रीज एक वर्ब है, तो वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। और एडवर्ब क्या होता है, स्टडीली, ना कि स्टडी, ठीक है। स्टडी तो एक एडजेक्टिव है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 66। आई डिडंट हैव टाइम्स, आई डिडंट हैव टाइम्स टू वॉच। टाइम्स क्या होता है, आई डिडंट हैव टाइम होता है ना, आई डिडंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं था, टू वॉच द होल मूवी, ठीक है। आई डिडंट हैव टाइम टू वॉच, खत्म। इसमें तो कुछ था ही नहीं यार, ये तो आसान था। 67। आई डिडंट हैव, सेम है तो रिपीट हो गया क्या, अच्छा चलो खत्म। इसी के साथ सारे के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आई होप आपको CHSL की जो सीरीज मैंने 5 पार्ट्स के अंदर पूरी कंप्लीट कराई, जिसके अंदर कॉमन एरर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट करवाए, आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा और आपने चीज़ों को नोट किया होगा और आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में, ठीक है। और आगे ये चीज़ें आपको बहुत काम आएंगी। अब आप किसी भी पेपर को सॉल्व करना, उसके सेंटेंस इंप्रूवमेंट और कॉमन एरर्स करना, आपको देखना मजा आएगा करने में। जब आप इन कॉन्सेप्ट्स को लगाओगे, जब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे, तो आप मुझे याद करोगे कि हाँ सर ने बहुत अच्छी चीज पढ़ाई है, ठीक है। तो अब एडजेक्टिव का जो लास्ट पार्ट रह गया, आपको पता है A to Z बैच के अंदर हम लोग एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, जो बच्चे लगातार जुड़े उनको पता है। उसका एक लास्ट पार्ट रह गया, वो मैं कल अपलोड करूंगा, ठीक है। तो एडजेक्टिव आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम कंटिन्यू क्लास रखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे पहले एडवर्ब, एडवर्ब के बाद कंडीशनल सेंटेंसेस, उसके बाद जितने भी बचे हुए टॉपिक्स हैं, ठीक है, नरेशन, टेंस, वॉइस, सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर मैं आपको PQRS कैसे सॉल्व करते हैं उसके ट्रिक्स बताऊंगा, और कॉम्प्रिहेंशन कैसे करते हैं वो सब बताऊंगा, ठीक है। और बाकी वोकैबुलरी के लिए मैंने आपको बता रखा है कि आपको कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना, क्या याद करना है, क्या याद नहीं करना है, वो मैं यहाँ पर कराने नहीं वाला आपको। वोकैब आप सेल्फ करो। और अगर आपको पता करना है कि क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, तो देखो चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओगे, स्ट्रेटजी वाली प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर इंग्लिश की कंप्लीट स्ट्रेटजी है। वहां पर मैंने बता रखा है कि आपको वोकैब कहां से करना है और कैसे करना है। तो आप उस तरीके से वोकैब को करते रहो, क्योंकि सिर्फ ग्रामर पढ़ के कुछ नहीं होगा, वोकैब भी आपको करना पड़ेगा, रीडिंग भी आपको करनी पड़ेगी। तो आप डेली रीडिंग करो, ठीक है, अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कल, ठीक है। पढ़ते रहो और तब तक के लिए जय हिंद।